नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भरत कृष्ण गौंडेले। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। आज बात पाकिस्तान की करेंगे। कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद की शुरुआत हुई, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को फंड करता हुआ नजर आया। पूरे इस वीडियो में सटीक विश्लेषण देने की आपको कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को कब अपनी पॉलिसी बनाया? देखिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी पॉलिसी जब इसका जन्म हुआ 1947, उसके बाद ही करीब करीब लगने लगा था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो लड़ाई है वो लंबे समय तक जारी रहेगी। तो जब वो लड़ाई जारी रहेगी तो उन्हें ये भी मालूम था कि इंडिया एज ए कंट्री, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो जब इंडिया का साइज़ बड़ा है तो जाहिर है शुरुआत में तो हमारी फ़ौज इतनी बड़ी नहीं थी, तो फ़ौज भी बड़ी होगी, फिर लड़ाई भी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डायरेक्ट तो नुकसान भी होगा। तो जब 47 में आज़ाद हुआ पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ, तो उस वक्त पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको शुरू से ही लगने लगा था कि इंडिया के साथ सीधी लड़ाई में हम जीत नहीं सकते। तो 1948 में जब कश्मीर वाला मुद्दा सामने आया तो पाकिस्तान ने कबायली भेजे, यानी कि कबायली जो थे, पहाड़ी लोग थे, उनको भेजा लड़ने के लिए ताकि कश्मीर को अपनी तरफ मिलाया जा सके। वो कबायली आए, उन कबायली के जवाब में इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजी कश्मीर में। और फिर एक जो हिस्सा था, बड़ा हिस्सा, आधा आधा, लगभग आधा पाकिस्तान के पास चला गया कबायलियों की वजह से, आधा फिर इंडिया में रह गया। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। इसके बाद 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, तो पाकिस्तान ने दोनों जंगों में हार का सामना किया। हालांकि 1965 की जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान की जो किताबें हैं उनमें ये पढ़ाया जाता है कि जी हमारी जो फ़ौज थी वो बड़ी कामयाब रही, और एयरफोर्स जो थी पाकिस्तान की उसने भारत के कई जहाज़ गिराए, फाइटर जेट्स गिरा दिए थे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लाहौर तक भारत की फ़ौज आ गई थी 1965 में। 1971 में क्या हुआ वो कहानी सबको मालूम है। 1971 में बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया। वो तस्वीर भी गूगल पे अब मौजूद है। तो पाकिस्तान 71 की जंग को झुठला नहीं सकता। लेकिन 1971 के बाद पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर पैदा हुआ कि हम इंडिया के साथ सीधे आमने सामने की जंग नहीं जीत सकते। तो उन्होंने क्या किया कि सोच रहे थे, उस वक्त उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो सोचते थे कि इंडिया के साथ हम अब आगे क्या करें। तो तभी अफ़गानिस्तान में जो है रूस आ गया, 1980 की बात है, और दूसरी तरफ अमेरिका आ गया। अब जो अफ़गानिस्तान में रूस आया और अमेरिका आए तो पाकिस्तान का जो वेटेज था जियो पॉलिटिक्स में वो बढ़ गया। तो अमेरिका को एक बगल में एक पड़ोसी मुल्क चाहिए था जो उसे सपोर्ट करे, जो अमेरिका को सप्लाई भी दे राशन की, और प्लस उसके जो एयर बेस हैं जो पाकिस्तान के वे भी यूज़ हो पाएँ। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली। इस मदद के बदले पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स मिले। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र दिया कि जी यहाँ तक तो ठीक है, हम इससे आगे आपकी मदद कर सकते हैं। तो अब अमेरिका ने कहा कैसे, कि अमेरिका ने भी कहा उनको कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ फाइटर्स भी आपके लिए भेज सकते हैं, और उन फाइटर्स को ट्रेंड किया जाए। तो वो ज़्यादातर लोग मदरसे के थे, तो वो अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ेंगे। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने दोनों ने मिल के जो मदरसे थे वहाँ से फाइटर्स लिए, यानी कि जो तालिब थे, जो छात्र थे, उनको ट्रेंड किया। और फिर अफ़गानिस्तान की जो जिहाद थी, जो लड़ाई थी, जिसे जिहाद का नाम दिया गया, उसमें भेजा गया। उन्होंने फिर रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। बाद में कुछ उसमें देवबंदी विचारधारा के लोग भी थे जिनको बाद में तालिबान कहा जाने लगा। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। अब अमेरिका की तरफ से लाखों करोड़ों डॉलर्स मिले पाकिस्तान को इसके बदले। तो जो पाकिस्तान को पैसा मिला
उस पैसे से पाकिस्तान ने जो कश्मीर के आसपास का पूरा इलाका है वहाँ, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वजीरिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी मदरसे और रेडिकल जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको फैलाया ताकि और ज़्यादा लोग उनको विचारधारा के लोग मिल सकें। तो पाकिस्तान ने इस पैसे का जो उपयोग किया वो ये किया। तो जब अफ़गानिस्तान की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई या थोड़ा सा ढलान पे आई, तो पाकिस्तान को लगातार डॉलर मिल रहे थे अमेरिका से, तो उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ने कश्मीर में करना शुरू किया। तो जो आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान बोलता है, बेसिकली वो गुलाम कश्मीर है पाकिस्तान के कब्ज़े वाला, वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए गए। हाँ, वो जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उस वक्त 1990s की बात है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और कई तंजीमें जो थी वहाँ पे उनके मदरसे और उनके ट्रेनिंग कैंप्स चालू हुए। नए नए बच्चे के जो मदरसे के थे, जो बिल्कुल उनको रेडिकलाइज किया गया, उन्हें बचपन से ब्रेन वॉश भी किया गया, उनको बताया गया कि आप जिहाद लड़ें और आप जो है इंडिया कश्मीर को आज़ाद कराएं, जो भी उनको रेडिकलाइज किया गया। तो ये 90s की बात है। तो आपने देखा होगा कि 90s में जो कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो अचानक चरम पर आ गई, क्योंकि पीओके से लोग आ रहे थे लगातार इन्फिल्ट्रेट करके इंडियन कश्मीर में, और जो हमारे कश्मीर में जो लोग आ रहे थे वो उनको हथियार भी थे उनके पास और ट्रेनिंग भी थी, और साथ ही साथ सोच भी थी कि भाई हमें तो कश्मीर में दहशतगर्दी करनी है और पूरा ये फैलाना है। तो वो जो इतने आतंकवादी आए, तो उसके बाद 90s का अगर आप दौर देखें कश्मीर का, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तभी हुई और सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक भी तभी हुए। तो उस दौरान कश्मीर में काफ़ी अशांति रही। उसके बाद 9/11 होता है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया की नज़र जाती है कि भाई ये कौन थे, और पूरी दुनिया के बाद पता चलता है कि जो इनका सेंटर था वो अफ़गानिस्तान है, कश्मीर है। कश्मीर में लोग ट्रेंड हुए, अफ़गानिस्तान में भी ट्रेनिंग ली और फिर उन्होंने 9/11 किया, और उसका जो सरगना था वो था ओसामा बिन लादेन। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि ओसामा बिन लादेन के काफ़ी लोग जो उसके साथ थे, करीबी थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे, और ये वही लोग थे जो इन कैंपों से होकर निकले थे, ट्रेनिंग कैंप से होकर निकले, जो कश्मीर में बनाए थे इन्होंने, और उन्हीं लोगों ने जाके 9/11 किया। तो जब 9/11 किया तो पूरी दुनिया की नज़रें गई, सोच एक पैदा हुई कि भाई कौन है, पता करो जरा कौन है। तो जब पता करा तो पता चला ये तो पाकिस्तान बेस्ड टेस्ट, ये पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ से निकले लोग हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से निकले लोग हैं। तो जब ये पता चला तो फिर अमेरिका और वेस्ट को लगा कि जो उन्होंने अफ़गान पॉलिसी के तहत पाकिस्तान से जो मदद ली थी इन टेररिस्ट की, ये अब उन्हीं के लिए ख़तरा बन चुके हैं। तो उसके बाद फिर ये दौर शुरू होता है कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको यूएन ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया कि भैया ये यूनिवर्सल टेररिस्ट है और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। और फिर अमेरिका को पहले तो मदद मिलती थी अफ़गान में जिहाद करने के लिए, और फिर मदद मिलनी शुरू हुई पाकिस्तान को कि आप इन टेररिस्ट को रोकें और इन्हें मारें और मरवाने में मदद करें पाकिस्तान को। हाँ, जबकि शायद वो क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान ही वो ट्रेनिंग कैंप चला। नहीं, मालूम था, वो तो क्लियर तो था, पहले भी पैसा मिला ट्रेन करने के लिए और बाद में भी पैसा मिला इनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने डबल गेम किया। अब पाकिस्तान ने डबल गेम ये किया कि वो पैसे तो ले लेता था अमेरिका से, साथ ही उन टेररिस्ट को बता भी देता था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, अमेरिका का ड्रोन आने वाला है, वो टेररिस्ट भाग जाते थे। तो इस तरह पाकिस्तान का पूरा गेम चला। ये भी कहा जाता है सर कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो वो आर्मी बेस से बहुत करीब ही था वो। जब नहीं, एबटाबाद का जो घर है वो एबटाबाद में तो इनका एक एयर बेस है, उससे बिल्कुल करीब है, वो बहुत करीब था, वो बहुत करीब था। तब भी इनको कैसे खबर नहीं लगी इतनी नहीं, खबर क्यों नहीं थी, खबर तो थी, मतलब वो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता था। अब वो तो अब ये तो बात है ना, पाकिस्तान में एबटाबाद में इतना बड़ा आतंकवादी इतना, हाँ, तो क्या किसी को मालूम, अंजाम दिया, तो किसी को पता ना हो आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। हाँ, तो जब ओसामा को मारा गया
अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बताया। जब जी। जिस रात को ये अटैक हुआ उस रात को पाकिस्तान को नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो ये उसको इत्तला कर देते, बता देते। इनका गेम है पुराना। अब पहले तो ये पैसे लेते हैं अमेरिका से और फिर उस टेररिस्ट को बता देते कि भैया अटैक होने वाला, निकल लो। तो इसलिए अमेरिका ने इस बार नहीं बताया। तो जब ये अटैक हुआ, उसामा बिन मारा गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज सामने आई, ये टेररिस्ट को पनाह देते हैं और इन्हीं के यहाँ टेररिस्ट तो ये बनते जो हैं। हाँ, और जो गेम है पाकिस्तान का, वो पूरी दुनिया को समझ में आया। अब गेम यहाँ तक भी नहीं था। 26/11 होता है मुंबई में। मुंबई में जब अटैक होता है 26/11 का, तो उस वक्त जो उसके आतंकवादी थे, कसाब और बाकी जो लोग थे, वो सब पाकिस्तान में ट्रेन होके आए थे। तो जब वो आते हैं अटैक करने, तो उनमें से कसाब पकड़ा जाता है। कसाब गवाही देता है, बताता है कि मैं पाकिस्तान में ट्रेन हुआ है। खुद पाकिस्तान की मीडिया वो रिपोर्ट भी करती है, आज भी वो क्लिप्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, जब उन्होंने बताया कि कसाब का गांव कौन सा है, कसाब ने ट्रेनिंग कहाँ ली, कहाँ से आया है, तो सारी चीज़ें दुनिया के सामने आई। तो धीरे धीरे पिछले 10 सालों पहले फिर पाकिस्तान एक्सपोज होना शुरू हुआ। और 2018 में ट्रंप ने पहली बार, ट्रंप एक पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ़ बनाया, इतने पैसे लिए, और जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, यानी कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो जंग थी, इनको ख़त्म करो। हाँ, खत्म ना किया। ख़त्म नहीं। तो पाकिस्तान ने पैसे ले लिए, लेकिन उन्होंने उतनी कार्रवाई नहीं की। तो ट्रंप को पहली बार ये महसूस हुआ। तो उसके बाद इनकी जो एड थी, फॉरेन एड, जो हर साल $1 बिलियन मिलते थे पाकिस्तान को अमेरिका से, वो मिलने बंद हुए। तो जो पूरा गेम है एक जिहाद का, जो टेररिज्म का, पाकिस्तान ने 1980 से, वैसे तो 1948 से चालू है, लेकिन 1980 से जो चालू किया था वो आज भी जारी है। तो ये पूरी कहानी है। सर, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भारी नुकसान पाकिस्तान को से पहुंचा। हालांकि वो नहीं मानते, लेकिन अब क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव ला पाएगा, ये हो पाएगा? क्योंकि ये भी देखा जाता है, सुना जाता है कि वहाँ की जो फौज है या फिर जो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है, वो ही सरकार को मतलब चलाता है या उस पर दबाव डालता है, उनका वो ज़्यादा पावर में है। देखो, इस समय बहुत अच्छा सवाल है, लोगों के मन में भी ये सवाल है। लोग कह रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तान टेररिज्म छोड़ेगा, क्या पाकिस्तान की फ़ौज छोड़ेगी? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान में फ़िलहाल DGISPR हैं, जो हैं प्रवक्ता हैं पाकिस्तान फ़ौज के। उनके जो फादर थे वो एक टेररिस्ट थे, ओसामा। उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। वो ओसामा बिन लादेन के साथ उनके राब्ते थे, बातचीत थी। तो पाकिस्तान की फ़ौज की जो सोच है और जो जिहादियों की सोच है, वो लगभग बराबर है। अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान की फ़ौज प्रोफेशनल तरीके से सोचती होगी कि हम जंग लड़ेंगे, कि हम सीधी जंग लड़ेंगे, हम बजाय नॉन स्टेट एक्टर या ये जो तंजीमें हैं इनकी मदद नहीं लेंगे और तब इंडिया के साथ जंग जीतेंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो उसकी सोच है, वो बिल्कुल वही सोच है क्योंकि जो इन टेररिस्टों की है, इन तंजीमों की है। क्योंकि ये जो तंजीम है खुद सारी पाकिस्तान फ़ौज ने ही ट्रेंड की है। उनको पुलिस जो ट्रेनिंग मिलती है, फंडिंग ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तान फ़ौज देती है। तो जो सोच है, तो सोच भी एक होगी, सोच ही अलग होगी। तो ये ऐसे है मसला। तो अब जैसे इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया सर, तो कहीं ना कहीं तो बात हुई होगी कि जैसे कि इतना नुकसान हुआ है तो इसको छोड़ दें, हट जाएं, क्योंकि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान इस स्थिति में तो है नहीं कि जो लड़ सके भारत के साथ। देखिए, वहाँ इतनी सोच नहीं, वो जो आपको समाज है पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। जो एक एलीट पावर है जिसने पावर कैप्चर की हुई है, पाकिस्तान की फ़ौज है। तो जब पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरे मुआशरे पर, यानी कि जो पूरी समाज सोसाइटी है उसको जब कंट्रोल करती है वो,
और वो जो फ़ौज की जो सोच है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ अगर सिविल हुकूमत होती, डेमोक्रेसी होती, लोकतंत्र होता, तो ये बातें कही जाती कि भाई जनता ये चाहती है कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं और इंडिया के साथ जो भी मसले हैं वो बातचीत से हल हो। लेकिन ऐसा है नहीं, चलती फ़ौज की है। अच्छा, फ़ौज जिस दिन ये लड़ाई बंद होगी इंडिया के साथ, तो उस दिन फ़ौज का रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। भाई फ़ौज का जो वजूद है, या एक तरह से कहें कि जो फ़ौज की जो बालदस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। आम जनता, जो सिविल जनता होगी, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, पावरफुल बन जाएगा। लेकिन फ़ौज ऐसा होने नहीं देगी। जो जनरल है पाकिस्तान फ़ौज के, वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो जब वो ऐसा होने नहीं देंगे, तो जो जिहाद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान फ़ौज का, जो नॉन स्टेट एक्टर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान फ़ौज का, वो भी चालू रहने वाला है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे और कहाँ से और कब आतंकवाद पाकिस्तान की धरती पर पनपना शुरू हुआ, कैसे वो उसको फंड करता है, कैसे ये बड़े बड़े हमले हुए, चाहे 26/11 हो, चाहे 9/11 हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।